हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है। और इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व्स के और निगेटिवली चार्ज सॉल्व्स के। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उन पर चार्ज होता है और सभी कोलाइडल पार्टिकल्स पर एक ही प्रकार के चार्ज होंगे। अगर एक कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो सभी कोलाइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होंगे। उसी तरह अगर किसी कोलाइडल पार्टिकल पर निगेटिव चार्ज होगा तो सभी कोलाइडल पार्टिकल्स पर निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो दिया गया सॉल्व है ना, उसको हम लोग पता लगाएं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा या निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्व्स के। तो जो पहला एग्जांपल होगा वो होगा हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स। यानी जो हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं उन पर हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे Al2O3.XH2O, CrO3.XH2O या फिर Fe2O3.XH2O। तो इन पर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है इसको हम लोग एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे इफ FeCl3 इज एडेड टू द एक्सेस ऑफ हॉट वाटर। अगर मान लिया जाए हमारे पास FeCl3 है और उसको हम लोग एक्सेस हॉट वाटर में अगर हम लोग उसको डालते हैं तो क्या होगा, तो हम लोगों का हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, यानी Fe2O3.XH2O मिलेगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है वो क्या करेगा, वो अपने सरफेस पर Fe3+ को एब्जॉर्ब कर लेगा और जैसे ही Fe3+ को वो एब्जॉर्ब करेगा वो एक पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बन जाएगा। इसीलिए जो हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एग्जांपल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्व्स के। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि इफ FeCl3 इज एडेड टू द एक्सेस ऑफ हॉट वाटर, ए पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ Fe3+ आयंस। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं Fe2O3.XH2O और इसने अपने सरफेस पर Fe3+ एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण इस पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये एग्जांपल हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्व का। ठीक है, तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं वो है ना, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड अगर हम लोग देखें तो जो बेसिक डाई है ना, डाई जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक डाई होते हैं है ना, वो अपने सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए वो एग्जाम्पल होते हैं हम लोगों का पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व्स के। तो जैसे मैथिलीन ब्लू हुआ है ना, ये एक पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व का एग्जाम्पल है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें सेकेंड में, तो बेसिक डाई स्टफ्स जैसे कि मैथिलीन ब्लू सॉल्व, तो ये हमारा एग्जाम्पल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व का हुआ। यानी बेसिक डाई जो होगा, जिनके पास बेसिक ग्रुप्स होंगे है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व होंगे, और जो एसिड डाई होंगे जिनके पास एसिडिक ग्रुप होगा वो एग्जाम्पल होगा हम लोग का निगेटिवली चार्ज्ड सॉल्व्स का। ठीक है, थर्ड अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन जो है, जो ब्लड में रहता है, वो हमारा एग्जाम्पल है पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्व्स का। तो एक्चुअल में ब्लड में पॉजिटिव चार्ज भी रहते हैं और निगेटिव चार्ज भी रहते हैं, पर जब हम लोग हेमोग्लोबिन की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि वो एग्जाम्पल है हम लोगों का पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्व का। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन जो है वो एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व का। अब हम लोग अगर फोर्थ एग्जाम्पल देखें तो हम लोगों का होगा ऑक्साइड्स। तो कुछ ऑक्साइड्स जो है वो भी एग्जाम्पल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व के, क्योंकि वो अपने सरफेस पर जो है वो पॉजिटिव आयंस को यहाँ पर एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि हमारा TiO2, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड जो सॉल्व हुआ वो एग्जाम्पल हो गया हम लोगों का पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व का। तो हम लोग यहाँ पर चार एग्जाम्पल्स देखे पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व्स का, वो याद रखना चाहिए। पहला क्या था, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड। दूसरा हमारा क्या हो गया, बेसिक डाई स्टफ्स। तीसरा क्या हो गया हमारा, हेमोग्लोबिन। और चौथा हो गया जो हमारा जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे TiO2। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे निगेटिवली चार्ज्ड सॉल्व्स के। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया हम लोगों का मेटल्स, फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सॉल्व्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेटालिक सॉल्व्स हम लोग ब्रेडिक्स आर्क मेथड में बनाते हैं, जहां पर हम लोग पहले है ना इलेक्ट्रिक आर्क की सहायता से मेटल को वेपराइज करते हैं
ठीक है, लेकिन वहां पर फिर आइस बात होता था, जो वो मेटल के, है ना, एटम्स को क्या कर देता था, कंडेंस कर देता था, और फिर पार्टिकल्स जुड़कर जो है वो कोलाइडल रेंज में आ जाते थे। और इस प्रोसेस में हो सकता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल है वो, है ना, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले, जिससे उस पर क्या आ जाए, हमारा निगेटिव चार्ज। और यही कारण है कि जो हमारे मेटालिक सॉल्व होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं निगेटिवली चार्ज्ड सॉल्व्स के। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सॉल्व्स। उसी तरह अगर हम लोग मेटालिक सल्फाइड्स के बारे में बात करें तो वो अपने सरफेस पर, है ना, निगेटिव आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसीलिए ये एग्जाम्पल होते हैं हमारा निगेटिवली चार्ज सॉल्व के, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड हो गया AS2S3, CDS सॉल्व हो गया। तो ये हमारा मेटालिक सल्फाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। यहाँ पे एक बात याद रखना है, जो हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड होगा वो एग्जाम्पल होगा पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व का, और जो मेटालिक सल्फाइड होगा वो एग्जाम्पल होगा हम लोगों का निगेटिव चार्ज सॉल्व का। तो हम लोग जैसा पढ़े थे कि दो, है ना, अपोजिटिवली चार्ज सॉल्व को अगर मिलाएं, है ना, तो कोएगुलेशन हो सकता है, यानी प्रेसिपिटेशन हो सकता है, जिसको हम लोग म्यूचुअल कोएगुलेशन हम लोग कहते हैं। यानी अगर हम लोग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और मेटालिक सल्फाइड को अगर हम लोग मिलाएं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा, है ना। इसीलिए ये याद रखना चाहिए कि जो हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं किसके, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व के, और जो मेटालिक सल्फाइड होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं हम लोगों को निगेटिवली चार्ज सॉल्व के। ठीक है, उसी तरह थर्ड जो है हम लोगों का एसिड डाई स्टफ्स। तो जो एसिड डाई हम लोग का होता है वो एग्जाम्पल होता है निगेटिवली चार्ज सॉल्व के, जैसे कि इयोसिन हो गया या कॉन्गो रेड सॉल्व हो गया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये सब जो है वो ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो एसिड डाई स्टफ जो है वो हमारा एग्जांपल हो गया निगेटिवली चार्ज सॉल्व्स के। उसी तरह अगर हम लोग स्टार्च, गम, है ना, जिलेटिन या क्ले या चारकोल, अगर इन सब का अगर हम लोग, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो एग्जांपल होते हैं हम लोगों को निगेटिवली चार्ज सॉल्व के। ठीक है, तो निगेटिवली चार्ज सॉल्व के कौन कौन से एग्जांपल हो गए, तो पहला हो गया मेटालिक जो सॉल्व होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा, है ना, मेटालिक सल्फाइड जो होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, एसिड डाई स्टफ जो होगा वो निगेटिवली चार्ज सॉल्व का होगा। और या फिर अगर हम लोग यहाँ पर बोले कि चारकोल हो, गम हो, जिलेटिन हो या स्टार्च हो, जो इन सब का जो सॉल्व होगा वो एग्जाम्पल होगा निगेटिवली चार्ज सॉल्व का। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग FeCl3 को, है ना, अगर हॉट वाटर, एक्सेस हॉट वाटर में हम लोग जब, है ना, ऐड करते हैं तो पहले तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है और फिर वो अपने सरफेस पर Fe3+ को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बन जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग FeCl3 को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे? तो जब हम लोग FeCl3 को NaOH के सॉल्यूशन में जब हम लोग ऐड करेंगे तो वहां पर भी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe2O3.XH2O, लेकिन अब ये अपने सरफेस पर क्या करेगा, OH- को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और जिसके कारण ये हम लोगों का निगेटिवली चार्ज सॉल्व बन जाएगा। यानी FeCl3 को अगर हॉट एक्सेस वाटर में ऐड करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ Fe3+ आयंस, लेकिन FeCl3 को जब हम लोग NaOH सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वो वहां पर निगेटिवली चार्ज सॉल्व बनाएगा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ OH- आयंस। इसीलिए हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि however when FeCl3 is added to NaOH solution, क्योंकि ऊपर वाले में हम लोग किस में ऐड किए थे, एक्सेस ऑफ हॉट वाटर, जहां पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना और फिर वो Fe3+ को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन इसमें अगर हम लोग FeCl3 is added to NaOH solution तब क्या होगा, a negatively charged sol is obtained due to adsorption of OH- ions। ठीक है, तो जब NaOH सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो हमारा निगेटिवली चार्ज सॉल्व बनेगा, और जब हॉट एक्सेस वाटर में जब हम लोग ऐड करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बनेगा। तो ये जो हम लोगों का, है ना, कुछ एग्जांपल्स हुआ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व का और कुछ एग्जांपल्स हुआ निगेटिवली चार्ज सॉल्व का, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोगों को याद रखना चाहिए। अब हम लोग हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, यानी यहां पर दो डिफरेंट लेयर बनेगा चार्ज का। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उन पर चार्ज होता है, क्योंकि वो किसी आयन को अपने सरफेस पर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर कोलाइडल पार्टिकल्स अपने सरफेस पर
पॉजिटिव आयंस को अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके ऊपर एक लेयर बन जाएगा पॉजिटिव आयंस का, ठीक है। लेकिन फिर डिस्पर्सन मीडियम में हम लोगों का माइनस चार्ज बच जाएगा। तो ये पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, क्या करते हैं, फिर वो निगेटिव आयंस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे एक निगेटिव आयंस का भी एक लेयर बन जाएगा। यानी अगर पहला लेयर पॉजिटिव आयंस का बना तो दूसरा लेयर निगेटिव आयंस का बन जाएगा, या फिर अगर पहला लेयर निगेटिव आयंस का बना तो दूसरा लेयर पॉजिटिव आयंस का बन जाएगा। जो फर्स्ट लेयर होता है वो फिक्स्ड होता है ना, कोलाइडल पार्टिकल के साथ, इसलिए उसको हम लोग फिक्स्ड लेयर बोलते हैं। पर जो दूसरा लेयर होता है वो डिफ्यूज लेयर कहलाता है। डिफ्यूज लेयर का मतलब क्या हुआ कि उस लेयर में जो आयंस होंगे, है ना, वो वहां से हट सकते हैं। तो अगर मान लिया जाए डिफ्यूज लेयर जो है, अगर उसमें एनायंस है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो क्या होगा कि कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिफ्यूज लेयर से, है ना, डिस्पर्सन मीडियम में चला जाएगा। लेकिन वो जिस रेट से जाएगा डिस्पर्सन मीडियम में, फिर उसी रेट से डिस्पर्सन मीडियम से डिफ्यूज लेयर में चार्ज इंटर कर जाएंगे। यानी अगर हम लोग देखें तो जितना फिक्स लेयर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही, है ना, डिफ्यूज लेयर में भी निगेटिव चार्ज रहेगा। तो दोनों जो है वो चार्ज जो हमारा रहेगा वो अपोजिट रहेगा। तो यहां पर दो लेयर का चार्ज बन रहा है, ठीक है, एक फिक्स्ड लेयर और एक डिफ्यूज लेयर। तो एक फिक्स्ड लेयर के कारण एक पोटेंशियल डेवलप होगा और एक डिफ्यूज लेयर के कारण एक पोटेंशियल डेवलप होगा। और इन्हीं दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जो हमारा डेवलप होता है उसी को हम लोग जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं। और ये जो दो लेयर जो हमारा जनरेट हो रहा है उसी को हम लोग हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हम लोग यहां पर कह रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं, हम लोगों का एक कोलाइडल पार्टिकल था एजीआई। तो वो क्या किया, वो अपने सरफेस पर आई माइनस को क्या किया, एड्सॉर्ब किया। तो एजीआई जब आई माइनस को एड्सॉर्ब किया तो यहां पर हम लोगों को एक फिक्स्ड लेयर मिल गया, ठीक है, एनायन का। अब जो काउंटर आयंस है के प्लस, अगर हम लोग माने कि डिस्पर्सन मीडियम अगर के आई है तब, तो काउंटर आयंस हमारा के प्लस जो है वो अब एक डिफ्यूज लेयर बनाएगा, ठीक है। अब लेकिन ये जो लेयर है डिफ्यूज लेयर, ये फिक्स नहीं है। यानी यहां से कुछ के प्लस सॉल्यूशन में जा सकता है, यानी डिस्पर्सन मीडियम में जा सकता है, और वहां से कुछ के प्लस फिर यहां आ जाएगा। यानी वो जिस रेट से डिस्पर्सन मीडियम में जा रहा होगा डिफ्यूज लेयर के आयंस, उसी रेट से वापस भी आ जा रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों का एक लेयर ये निगेटिव चार्ज का बन रहा है और एक दूसरा लेयर हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज का बन रहा है। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। तो यहां पर एक लेयर के कारण एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, दूसरे लेयर के कारण एक और पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो ये जस्ट लाइक एक कैपेसिटर हो जाएगा, जहां पर हम लोगों का दो पैरेलल प्लेट होता है, ठीक है, दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो इसके कारण से, चूंकि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी तरह यहां भी दोनों लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उसी को हम लोग जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं, द सॉल्व पार्टिकल्स फर्स्ट प्रिफरेंशियली एब्सॉर्ब आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन एंड एक्वायर अ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होगा, है ना, वो किसी ना किसी आयन को क्या करता है, प्रेफरेंशियली मतलब प्रेफर करता है किसी भी आयन को अपने सरफेस पर एब्सॉर्ब करने के लिए। अब या तो पॉजिटिव आयन को प्रेफर करता है या फिर निगेटिव आयन, लेकिन जिस आयन को भी प्रेफर करेगा उसका एक फिक्स्ड लेयर हम लोगों को मिलेगा कोलाइडल पार्टिकल्स के चारों ओर, ठीक है। दिस फर्स्ट लेयर अट्रैक्ट्स काउंटर आयंस फ्रॉम द मीडियम एंड फॉर्म अ सेकेंड लेयर। और जब ये फिक्स्ड लेयर बनेगा तो वो फिर काउंटर आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे एक डिफ्यूज्ड लेयर बन जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को दो लेयर मिलेगा, एक फिक्स्ड लेयर और दूसरा हम लोगों का डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स of opposite charges around the colloidal particles is called Helmholtz electrical double layer। और यही जो हम लोगों का दो लेयर बन रहा है कोलाइडल पार्टिकल्स के अराउंड, इसी को हम लोग हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल
डबल लेयर हम लोग यहां पर कहते हैं। और इनके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम लोग जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि कैपेसिटर में दो हम लोगों का सरफेस होगा, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज का और एक निगेटिव चार्ज का, और उनके बीच में जो हमारा पोटेंशियल क्रिएट होता है। ठीक है, द चार्जेज ऑफ अपोजिट साइंस ऑन द फिक्स्ड एंड डिफ्यूज्ड पार्ट्स ऑफ द Helmholtz electrical double layer results in creation of potential difference between these two layers and it is called zeta potential और electrokinetic potential। ठीक है, अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि ये जो आउटर लेयर हो गया हम लोगों का, ठीक है, जो डिफ्यूज लेयर है, तो इसके कारण जो है कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर यहां पर एक प्लस का एक लेयर आ रहा है तो दूसरे कोलाइडल पार्टिकल्स भी जब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनाएगा तो उस पर भी प्लस का एक लेयर आएगा और दोनों दूर दूर रहेंगे। यानी जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनता है इससे जो है पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर हो जाते हैं, जिससे सॉल का जो स्टेबिलिटी है हम लोगों का वो बढ़ जाता है। क्योंकि सॉल खत्म तभी होगा जब हम लोग उसके चार्ज को खत्म करेंगे, है ना। तो अगर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना, तो वो सॉल जो है वो हमारा स्टेबल होता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन पार्टिकल्स पोजेस डबल लेयर द ओवरऑल इफेक्ट इज दैट पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर एट लार्ज डिस्टेंसेस ऑफ सेपरेशन। तो वो काफी दूरी तक भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करता रहेगा। ठीक है, दिस रिपल्सन प्रिवेंट्स देयर क्लोज अप्रोच। तब वो कोलाइडल पार्टिकल्स को, है ना, पास में नहीं आने देगा, क्योंकि जब वो पास में आएंगे तो हो सकता है वो प्रेसिपिटेट कर जाए। ठीक है, दे रिमेन डिस्पर्स्ड एंड कोलाइड इज स्टेबलाइज्ड। तो वो हमेशा क्या रहेगा, डिस्पर्स्ड रहेगा, जिसके कारण जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है वो स्टेबलाइज्ड रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है इसके कारण भी हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है वो स्टेबलाइज्ड हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन का, जो होगा हम लोगों का इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर में चार्ज होते हैं। अब या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा। तो यदि अगर हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसमें हम लोग अगर दो मेटल प्लेट को इंसर्ट कर दें और उन दो मेटल प्लेट को अगर हम लोग किसी बैटरी से जोड़ दें, तब क्या होगा, तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और यदि कोलाइडल पार्टिकल पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कोलाइडल पार्टिकल जो है वो हम लोगों का कैथोड की तरफ मूव करने लगेगा, क्योंकि वहां पर कैथोड जो है वो हम लोगों का नेगेटिव प्लेट है। और उसी तरीके से यदि जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल है अगर उस पर निगेटिव चार्ज है तो वो हमारा एनोड की तरफ मूव करने लगेगा, क्योंकि हम लोगों का एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में या उसकी उपस्थिति में कोलाइडल पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है किसी इलेक्ट्रोड की तरफ, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और हम लोगों ने यहां पर दो मेटल प्लेट इंसर्ट किया है और हम लोग इसको बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। तो अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो अगर ये कोलाइडल पार्टिकल्स पर यदि अगर ये निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो ये मूव करने लगेगा किधर, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। अगर यही कोलाइडल पार्टिकल्स पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता तब ये मूवमेंट करना शुरू कर देते हमारा किधर, कैथोड की तरफ। तो जो मूवमेंट है कोलाइडल पार्टिकल्स का, है ना, अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब हमारा एक और टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो मान लिया जाए अगर हम इस मूवमेंट को, जो कोलाइडल पार्टिकल्स मूव कर रहा है, अगर हम लोग उसको रोक दें तो कैसे रोक सकते हैं, तो हम लोग यहां पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा सकते हैं। अब वो मेम्ब्रेन में जो पोर्स होगा उसका साइज इतना छोटा है कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो उसके पोर्स के थ्रू, है ना, पास नहीं हो सकता है। तब क्या होगा,
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज है तो डिस्पर्सन जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उस पर अपोजिट चार्ज होता है। अगर कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे उन पर निगेटिव चार्ज होगा। तो अगर हम मूवमेंट बंद कर दिए, है ना, कोलाइडल पार्टिकल्स का, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स अगर मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स तो छोटे होते हैं तो वो तो एसपीएम के थ्रू भी पास हो जाएगा। तो जब कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट तो रुक गया, लेकिन डिस्पर्सन जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं अब वो मूव करने लगेंगे, ठीक है, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उनके ऊपर भी चार्ज है। तो अगर कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो इस मूवमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। लेकिन अगर डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं तब हम लोग इसको इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहां पर दो टर्म हो गया, कोलाइडल पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगर हम कोलाइडल पार्टिकल के मूवमेंट को रोक दिए और कौन मूव कर रहा है, डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग ने लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ये हमारा दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स है, तो क्या होगा, डिपिंग इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन में उसको हमने डिप कर दिया है। द कोलाइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड वन और द अदर इलेक्ट्रोड। अब या तो कोलाइडल पार्टिकल्स इधर मूव करेगा और नहीं तो इस तरफ मूव करेगा। अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके ऊपर में चार्ज कैसा है, ठीक है। The movement of colloidal particles under an applied electric potential is called electrophoresis। और अब अगर मूवमेंट इस साइड अगर हो रहा है तो इधर वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, अगर मूवमेंट इस तरफ होगा तो इधर लेवल बढ़ जाएगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि हम लोगों को कोलाइडल पार्टिकल्स पर, है ना, कैसा चार्ज है, ठीक है। अगर हम लोगों का कैथोड की तरफ अगर लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर एनोड की तरफ लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हम कोलाइडल पार्टिकल पर हम लोगों का निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है। तो व्हेन मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मींस, किसी तरीके से अगर हम लोग उसको रोक दें तब क्या होगा, इट इज ऑब्जर्व दैट द डिस्पर्सन मीडियम बिगिन टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तब डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे, ठीक है। दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, और इसी फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कह रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन का, जो होगा हम लोगों का कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब ये कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन क्या है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स पर क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। और हम लोगों ने दो टाइप के, है ना, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था, एक लायोफोबिक और एक लायोफिलिक। जैसे लायोफोबिक जो कोलाइड्स होते हैं तो सॉल्वेंट जो होता है उसको रिपेल करते हैं, ठीक है, लेकिन जो लायोफिलिक होता है सॉल्वेंट उसको अट्रैक्ट करता है। तो जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें सॉल्वेशन तो है नहीं, ठीक है, सिर्फ चार्ज के कारण वो स्टेबल हो रहे हैं। तो अगर हम लोग चार्ज को खत्म कर दें तब क्या होगा, तब वो पार्टिकल्स आपस में क्या होगा, जुड़ने लगेंगे, यानी एग्रीगेट बनाना शुरू करेंगे, और उसी को हम लोग कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि अगर लायोफोबिक अगर हमारे पास कोलाइड है तो उनको प्रेसिपिटेट कराना ज्यादा आसान है, क्योंकि जैसे ही हम लोग उस पे चार्ज को खत्म कर देंगे तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो सब आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि सॉल्वेंट उनको अपने पास रखना नहीं चाह रहा है। लेकिन जो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं, अगर हम लोग उसका चार्ज खत्म भी कर दें तो भी वो आपस में, है ना, कोएगुलेट नहीं होंगे, यानी प्रेसिपिटेट नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट उसको अपने अंदर डिस्पर्स किए हुए हैं, क्योंकि वहां सॉल्वेशन हो रहा है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग समझ रहे हैं कि लायोफिलिक कोलाइड जो है वो ज्यादा स्टेबल है, किससे, लायोफोबिक कोलाइड से। तो अब सवाल उठता है कि लायोफोबिक कोलाइड को अगर हमको प्रेसिपिटेट कराना है तो हमारे पास क्या क्या मेथड्स हो सकता है। तो एक मेथड तो हम लोगों ने अभी देखा, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम लोग क्या कराएंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स को
किसी इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट कराएंगे। तो अगर मेरे पास मान लिया जाए, है ना, कोलाइडल पार्टिकल पर निगेटिव चार्ज है, तो हम लोग उसको मूव कराएंगे किधर, एनोड की तरफ, और वो पार्टिकल जब एनोड के पास पहुंचेगा तो वो अपना निगेटिव चार्ज उसको दे देगा, जिसके कारण उसका चार्ज खत्म हो जाएगा और पार्टिकल्स आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का। तो एक तो है हम लोगों का कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा जो है वो है हम लोगों का बॉइलिंग। बॉइलिंग के जरिए भी हम लोग जो चार्ज को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग बार बार बॉइलिंग करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा डिफ्यूज्ड जो लेयर में जो पार्टिकल्स है वो टकराएगा बार बार जो है वो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल से, और इस तरह से धीरे धीरे जो है वो चार्ज जो हम लोगों का है वो कोलिजन के कारण क्या होगा, हटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग, है ना, लायोफोबिक कोलाइड को प्रेसिपिटेट करा सकते हैं बाय बॉइलिंग। तीसरा हो गया कि हम लोग दो अपोजिटली चार्ज सॉल्व को आपस में ऐड कर दें। जैसे मान लिया जाए एक सॉल्व है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा सॉल्व है हमारा निगेटिवली चार्ज, तो अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे, है ना, इक्वल प्रोपोर्शन में, तो दोनों एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। इसी को हम लोग म्यूचुअल कोएगुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, एक और मेथड है हमारा बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। जैसे याद कीजिए डायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, रनिंग वाटर होता है, ठीक है, जिसको एक सुटेबल मेम्ब्रेन में हम लोग कोलाइड्स को रखते हैं, रनिंग वाटर होता है, ठीक है, जिससे हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालते हैं। तो अगर यही हम लोग बार बार अगर डायलिसिस करेंगे तो बार बार जो है मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगा, जिससे उनका जो चार्ज है वो धीरे धीरे हटना शुरू होगा और एक समय आएगा कि वो फिर से क्या करेंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला मेथड हो गया बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, हम लोग, है ना, प्रेसिपिटेट हम लोग करा सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को, खासकर लायोफोबिक को। दूसरा हो गया हम लोगों का बाय बॉइलिंग। तीसरा हो गया हमारा म्यूचुअल कोएगुलेशन, यानी दो अपोजिटली चार्ज सॉल्व को आपस में हम लोग मिला दे रहे हैं। चौथा हो गया हमारा परसिस्टेंट डायलिसिस, बार बार डायलिसिस कर रहे हैं जिससे कोलिजन हो रहा है और मॉलिक्यूल और जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो अपना चार्ज खो रहे हैं, अल्टीमेटली वो प्रेसिपिटेट कर जा रहे हैं। और पांचवा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बाय एडिशन ऑफ, है ना, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर हमको कोलाइडल पार्टिकल को स्टेबल करना है तो चार्ज हमको उस पर लाना है, तो उसके लिए भी तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए थे। ठीक है, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को कम अमाउंट में ऐड करेंगे तो जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है वो स्टेबल है। पर क्या होगा अगर हम एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट अगर ऐड कर दें, तो अगर हम एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे तो अगर कोलाइडल पार्टिकल पर मान लिया जाए पॉजिटिवली चार्ज है, तब तो इलेक्ट्रोलाइट चूंकि हम एक्सेस है तो वहां निगेटिव आयन भी वहां पर ज्यादा है, तो वो पॉजिटिव निगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और उसका जो चार्ज है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को एक्सेस अमाउंट में ऐड कर देंगे तो जो कोलाइडल पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो अपने अपोजिट चार्ज के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करना शुरू कर देगा। ठीक है, और उस तरह से दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना, जिससे अब जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उनका चार्ज हट गया और वो अब, है ना, कोएगुलेट या फिर आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे, तो हम लोग कहेंगे कि अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जा रहा है। तो ये हम लोगों का कुछ मेथड्स है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग of colloidal particles is called coagulation और precipitation of the sol। यानी कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन वो हमारा प्रोसेस है जिसके जरिए जो है हम लोग कोलाइडल पार्टिकल्स को सेटल डाउन कर देते हैं, यानी एक तरह से हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, द कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल कैन बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वेज, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लायोफिलिक सॉल को कोएगुलेट कराने के लिए सिर्फ चार्ज हटाना नहीं पड़ेगा, चार्ज के साथ साथ हमको सॉल्वेशन भी खत्म करना है। जबकि लायोफोबिक अगर हम लोग कोलाइड को प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं तो अगर हम लोग चार्ज हटा देंगे तो वो आपस में पार्टिकल क्या होगा, जुड़ना शुरू करेगा। ठीक है, और वो फिर हम लोगों का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि द कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल कैन बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट क्या हो गया, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से हम लोग, है ना, कोलाइडल पार्टिकल्स के, है ना, चार्ज को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स, है ना, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और वहां पर अपना चार्ज वो उसको दे देगा।
दूसरा है बाय मिक्सिंग, है ना, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज्ड सॉल्ट्स, और इसी को हम लोग म्यूचुअल कोएगुलेशन कहते हैं कि दोनों जो सॉल है उस पर अपोजिटली चार्ज्ड है, इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाएंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। सी क्या हो गया, बाय बॉइलिंग, ठीक है, बार बार बॉइलिंग करेंगे तो डिस्पर्सन जो हमारे मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं बार बार उससे स्ट्राइक करेगा और उसके चार्ज को धीरे धीरे खत्म करेगा, ठीक है। उसी तरह से बाय परसिस्टेंट डायलिसिस के जरिए भी हम लोग कोएगुलेशन कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कि अगर हम लोग एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तब हम लोग, है ना, जो लायोफोबिक सॉल है उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को एक्सेस अमाउंट में अगर ऐड कर दें तो हम लोग लायोफोबिक कोलाइड को प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। तो अगर मान लिया जाए हमारे पास जो लायोफोबिक कोलाइड है अगर उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोगों को उसको प्रेसिपिटेट कराने के लिए उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना पड़ेगा, यानी हम लोगों को उसके ऊपर में निगेटिव चार्ज डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आयन को ऐड करने से, है ना, हमारा जो लायोफोबिक कोलाइड है वो प्रेसिपिटेट हो जाए उसी को हम लोग कोएगुलेटिंग आयन या फ्लोकुलेटिंग आयन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं, द आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द कोएगुलेटिंग आयन, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग अगर एक निगेटिव आयन को ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव, है ना, जो हमारा चार्ज वाले जो कोलाइड होंगे उसको खत्म करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज ऐड करेंगे तो वो कोलाइड को खत्म करेगा जिसके ऊपर में निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। A negative ion causes the precipitation of positively charged sol and vice versa, ठीक है। तो निगेटिव जो आयन है वो पॉजिटिव चार्ज सॉल को न्यूट्रलाइज करेगा, उसी तरह जो पॉजिटिव आयन होगा वो निगेटिवली चार्ज सॉल को जो है वो हम लोगों को, है ना, प्रेसिपिटेट करेगा। अब इसी में हम लोगों का एक रूल आता है जिसको हम लोग कहते हैं हार्डी-शल्ज रूल। तो हार्डी-शल्ज रूल क्या है, तो वो कहता है हार्डी-शल्ज रूल कि जिस आयन पर जितना चार्ज ज्यादा होगा उसका जो फ्लोकुलेटिंग पावर है या कोएगुलेटिंग जो पावर है ना, वो उतना ही ज्यादा होगा। ऑब्वियसली अगर मेरे पास एक प्लस होगा तो वो एक माइनस को खत्म करेगा, अगर मेरे पास दो प्लस, अगर किसी के ऊपर में टू प्लस है तो वो दो, है ना, निगेटिव को खत्म करेगा, अगर तीन प्लस है तो तीन निगेटिव आयन को खत्म करेगा। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे उसका जो कोएगुलेटिंग पावर है यानी उस आयन का जो प्रेसिपिटेट करने की जो क्षमता है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसी को हम लोग हार्डी-शल्ज रूल बोलते हैं, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं द ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन, यानी फ्लोकुलेटिंग आयन का वैलेंसी जितना ज्यादा होगा द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन, तो उसमें प्रेसिपिटेट कराने की क्षमता भी उतना ही ज्यादा होगा। इसी रूल को हम लोग कहते हैं हार्डी-शल्ज रूल, ठीक है। दिस इज नोन एज हार्डी-शल्ज रूल, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल कहें, इन द कोएगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सॉल्ट, मान लिया जाए मेरे पास कोई नेगेटिव सॉल्ट है और हम उसको प्रेसिपिटेट कराना चाह रहे हैं या कोएगुलेट कराना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को पॉजिटिव आयन ऐड करना पड़ेगा। अब जिस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका अगर हम कम अमाउंट भी ऐड करेंगे तो वो, है ना, किसी निगेटिव सॉल्ट को क्या कर सकता है, प्रेसिपिटेट करा सकता है, ठीक है। तो अगर हम कहें इन द कोएगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सॉल्ट द फ्लोकुलेटिंग पावर इज इन द ऑर्डर, तो Al3+ का फ्लोकुलेटिंग पावर यानी प्रेसिपिटेशन, है ना, कराने की जो क्षमता है उस सबसे ज्यादा होगा इसमें, क्योंकि उसके ऊपर 3+ का चार्ज है। उसके बाद बेरियम 2+ होगा, फिर Na+ होगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका फ्लोकुलेटिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, यानी वो निगेटिव सॉल्ट को उतनी आसानी से वो जो है वो कम अमाउंट ऐड करेंगे तो भी वो उसको प्रेसिपिटेट कर देगा, ठीक है। सिमिलरली इन द कोएगुलेशन ऑफ अ पॉजिटिव सॉल्ट द फ्लोकुलेटिंग पावर इज इन द ऑर्डर, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 4- है तो इसका फ्लोकुलेटिंग पावर यानी प्रेसिपिटेट कराने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद PO4 पर, क्योंकि उसके ऊपर 3- है, फिर क्या है SO4, उसके ऊपर में 2- है, फिर Cl- है, ठीक है। यानी जिस आयन को हम ऐड करके प्रेसिपिटेट करा रहे हैं किसी सॉल्ट को, उसी को हम लोग फ्लोकुलेटिंग आयन या फिर कोएगुलेटिंग आयन कहते हैं। और उसका पावर किस बात पर निर्भर करेगा, उसका पावर निर्भर करेगा कि उस पर कितना ज्यादा चार्ज है।
जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका पावर उतना ही ज्यादा होगा, और किसी सॉल्व को प्रेसिपिटेट कराने के लिए उसका कम से कम अमाउंट यूज करना पड़ेगा। अगर चार्ज कम होगा तो फिर हमको उसका अमाउंट हम लोगों को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कोएगुलेटिंग वैल्यू। कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या है? तो हम लोग कहेंगे द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन millimoles per liter required to cause precipitation of a sol in 2 hours is called coagulating value। यानी coagulating value जो है वो किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है मिलीमोल पर लीटर में, जिसके डालने से वो किसी सॉल को 2 आवर्स में क्या कर दे, प्रेसिपिटेट कर दे। ठीक है, तो कोगुलेटिंग वैल्यू अगर ज्यादा होगा इसका मतलब ये होगा कि हमको ज्यादा अमाउंट में ऐड करना पड़ रहा है, यानी उसका कोगुलेटिंग जो पावर होगा उस आयन का कम होगा। यानी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोगुलेटिंग पावर है और जो कोगुलेटिंग वैल्यू है वो दोनों है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का सेंस, अगर कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है आयन का तो हमको कम अमाउंट में ऐड करने की जरूरत है, यानी कोगुलेटिंग वैल्यू कम मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोगुलेटिंग पावर कम है तो हम लोगों को उसको ज्यादा अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा, है ना, यानी उसका कोगुलेटिंग वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोगुलेटिंग वैल्यू जो है वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर है, मिनिमम अमाउंट, जिसको ऐड करने से वो सॉल जो है वो 2 घंटे में प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहां पर कहेंगे कि द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड, जितना कम अमाउंट हम ऐड करें, है ना, फ्लोकुलेटिंग आयन या जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, है ना, द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड द हायर विल बी द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन। तो जितना कम अमाउंट ऐड करें प्रेसिपिटेट कराने के लिए, है ना, तो हम कहेंगे कि भाई उस आयन का जो है ना, वो कोगुलेटिंग पावर हम लोगों का क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यानी हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि जो हम लोगों का कोगुलेटिंग जो पावर है और जो कोगुलेटिंग वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये यहां पर इसमें अब किस ढंग का सवाल पूछा जाएगा, जैसे अगर ऐसे आयन लिख दे तब तो कोई भी देख के हमको बता देगा, है ना, कि इसका पावर ज्यादा होगा इसका पावर कम है। लेकिन वो क्या करेगा, एक क्वेश्चन बनाएगा, जैसे वो लिख देगा कि हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड है मेरे पास। ठीक है, तो हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड है और पूछेगा कि Al3+ है ना, और PO4 Al3+ और PO4 3- है ना, ऐसा ऐसा हम लोगों का कुछ कॉम्बिनेशन दे देगा। तो बोलेगा कि अगर मेरे पास हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड है तो उसके लिए हम लोगों के पास किसका कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। तो हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि जो हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड है उसके ऊपर में चार्ज क्या है। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड होता है ना, उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी वो पॉजिटिव सॉल है। तो पॉजिटिव सॉल है यानी फ्लोकुलेटिंग आयन हमारा एनायन होगा। तब हम लोगों को प्लस को हटा देना है, तब हम लोग कहेंगे PO4 3-। यानी हमको क्या करेगा, वो एक कोलाइड दे देगा, तो पहले हमको उस कोलाइड का नेचर जानना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है ना सॉल है या निगेटिव सॉल है। अगर पॉजिटिव सॉल है तो हमको एनायन चाहिए उसको प्रेसिपिटेट कराने के लिए, और अगर निगेटिव सॉल है तो हमको कटायन चाहिए, तब हमको वहां पर चार्ज देखना पड़ेगा। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि किसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है, तो सिंपल सा लॉजिक है, जिस पर चार्ज ज्यादा होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसका कोएगुलेटिंग वैल्यू जो होगा वो हम लोगों का कम होगा।